केमिस्ट्री क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हम क्लास नंबर 4 कर रहे हैं। हमने क्लास नंबर 3 तक किया था, तो पहले हम कुछ रिवीजन करते हैं, आप आंसर दीजिएगा। तो कोई भी क्लास रहे, आप क्लास नंबर 1 से ही शुरू करिएगा रिवाइज करना। तो आप बताइए व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बताइए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो एटम से छोटे होते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स स्मॉलर देन एटम। इसके एग्जांपल्स आप दीजिए। पहला हो जाएगा प्रोटॉन्स, फिर न्यूट्रॉन्स और फिर इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट आर एनोड रेज। तो जैसे कैथोड रेज होती हैं जो कैथोड से निकलते हैं एनोड की तरफ जाती हैं, वैसे एनोड रेज होती हैं जो एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाती हैं। तो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज दैट ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स व्हाट वर द कंक्लूजन्स। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, एक कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन के आधार पे जो पॉस्टुलेट्स या फिर जो दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपको कंक्लूजन बतानी है, बताइए। तो पहला कंक्लूजन क्या था कि हमने ऑब्जर्वेशन देखा था कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास हो जा रहे हैं, तो जो एम्प्टी स्पेस है एटम्स पे उसी के कारण पास हो रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। सेकेंड हमारे पास क्या है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई, ठीक है, He2+, और वो डिफ्लेक्ट होंगे जब बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बहुत ही कम होगा, मतलब बहुत ही कम जगह पे होगा, और हमें पता है वो न्यूक्लियस में कंसेंट्रेटेड रहता है। और तीसरा क्या है कि कैलकुलेशन शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप बताइए कि why does the रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम रिसेंबल्स द सोलर सिस्टम। रदरफोर्ड मॉडल जो था वो सोलर सिस्टम की तरह रिसेंबल क्यों करता था, बताइए। क्योंकि जैसे हमारे सोलर सिस्टम में बीच में सन है, वैसे बीच में वहाँ पर न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज था, और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स क्या होते हैं? रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में। उसी प्रकार यहाँ पर हमारे जो सोलर सिस्टम, मतलब जो हमारा एटम है उसमें न्यूक्लियस है, उसको चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। वैसे ये जो पॉस्टुलेट है ऑर्बिट्स वाला, वो नील्स बोर ने दिया था, पर हम रदरफोर्ड में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल है वो भी क्या करता है? तो रिसेंबल करता है। ठीक है, इसमें कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास है व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, मतलब व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होता है? जब हमारे पास न्यूट्रल एटम रहता है। पर जनरली हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चाहे हमारा एटम न्यूट्रल हो या फिर हमारा एटम चार्ज हो, चाहे कैटायन हो या एनायन हो, ठीक है, चार्ज हो, आयन हो, या फिर हमारे पास न्यूट्रल हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो हम ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल Z। अगला है व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, बताइए न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियस हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो देखिए न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स बना, और न्यूक्लियस में होता क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर होते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो उनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मास नंबर, इंपॉर्टेंट है। ए, जैसे यहाँ पे हम लोग x लिखते हैं, तो यहाँ A था, यहाँ Z था, तो ये A। मास नंबर क्या होता है, बताइए। तो मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, अगला है आइसोबार्स क्या है, आइसोटोप्स क्या है, बताइए। आइसोबार्स और आइसोटोप्स, ठीक है। आइसो क्या है? आइसो का अर्थ होता है हमारा सेम। ऐसे कुछ प्रीफिक्स, कुछ सफिक्स, कुछ रूट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी टेक्निकल इंग्लिश होती है, साइंस की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इन सब की टेक्निकल इंग्लिश होती है, तो आपको थोड़ा अच्छे से रूट वर्ड्स भी ध्यान रहना है। आइसो मतलब, तो आइसोटोप्स में क्या सेम रहता है? तो हमारा एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर अलग अलग रहता है। और आइसोबार्स में मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि why do all the isotopes of a given element show same chemical behavior। तो चाहे हम लोग ले लें जैसे कार्बन, तो C12, C14, ठीक है, आइसोटोप्स हो गए। हाइड्रोजन,
कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ठीक है। तो ऐसे करके जो आइसोटोप्स होते हैं उनके जो केमिकल हमारे पास नेचर होता है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो क्या होता है, सेम होता है ना। जैसे आप कुछ आइसोटोप्स के नाम भी याद रखिएगा, जैसे हाइड्रोजन के हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। उसी तरह कार्बन के C12, C14, ठीक है। तो ऐसे करके आइसोटोप्स आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं वो आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। उनका ट्रांसफर हम लोग देखेंगे, बहुत ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करते हैं हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, है ना, क्योंकि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर सेम होता है आइसोटोप्स में, ठीक है। तो इसलिए उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो लैंग्वेज में एक बार आप देख लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 4, और क्लास नंबर 4 में हमारा पहला क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन 22 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है, और ब्रोमीन में इंफॉर्मेशन क्या दी है, तो ये दिया हुआ है 35 और 80, बस इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्या शो करता है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो हमारा P है वो कितना है, 35 के बराबर है। अब ये होता है मास नंबर, मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो N प्लस P इज इक्वल टू 80, और हमें इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, ठीक है। 3 चीज़ें पता करनी है, ये दोनों हमें गिवन है, और मतलब तीनों ही पता करना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन तो पता चल गया 35 इक्वल टू एटॉमिक नंबर। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो यहाँ देखिए 2 वेरिएबल, एक हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो एक वेरिएबल एक इक्वेशन, n का एक हमें डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगा, तो 35, तो 80 माइनस 35, तो 30, तो 50 हो गया, फिर 5 हम लोग करेंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर 45 हो जाएगा, इसको आप जोड़ के भी देख लीजिए, तो 5, 7, 8, 80, ठीक है। तो प्रोटॉन 35, न्यूट्रॉन 45, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये आपका क्या है, न्यूट्रल है, यहाँ कहीं चार्ज तो लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि एटॉमिक नंबर है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 35। मैंने ई से रिप्रेजेंट किया है, ज़्यादातर ई माइनस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई से भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 35, प्रोटॉन्स 35 और न्यूट्रॉन्स 45, ओके। ये हमारा एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, मतलब अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी हमारे पास एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीसीज, स्पीसीज मतलब न्यूट्रल एटम, एलिमेंट या मॉलिक्यूल या कोई आयन, ठीक है, इन अ स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 18 दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन हमारे पास 16 है ना, रेस्पेक्टिवली है, तो एक एक करके हम लोग इसको लिखेंगे। एंड न्यूट्रॉन्स इज ऑल्सो 16, तो न्यूट्रॉन क्या हो गया हमारे पास, 16 हो गया। असाइन प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज, हमें प्रॉपर सिंबल बताना है। तो सिंबल हमारा होता क्या है, एक्स, जेड और ए, यही सिंबल होता है। तो सबसे पहले हमें जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, तो वो हमारे पास 16 है, तो ये तो हो गया 16। अब हमें ए पता करना है, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा एक बात, अच्छा ठीक है, पहले हम लोग ए देख लेते हैं। तो ए, हम ये तीनों है हमारे पास, तो ए क्या होता है, n प्लस पी, तो n है 16, p है 16, तो ए क्या हो जाएगा 32, तो यहाँ पर हमारे पास 32 और 16। अब प्रॉपर सिंबल, अब x तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, क्या हम जान पाएंगे कौन सा एलिमेंट है, तो हाँ 16, एटॉमिक नंबर 16, तो 16 किसका होता है, सल्फर का, तो ये हो गया सल्फर, 16 और 32। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये आंसर सही है, सही है, देखते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अलग अलग सिंबल होते हैं। तो देखिए मैंने एस लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर जेड 16 है, अगर आप गिनिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, आपको अब याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो हमारा 16 पे क्या है, सल्फर, ये हमें पता है ना, 9th में भी हमें इसको देखना था, एटॉमिक नंबर 20 तक तो हमें देखना ही था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ठीक है हमने पता कर लिया 16 है, ओके। तो एक्स की वैल्यू मिल गई। जेड हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, चाहे कुछ भी हो, आयंस हो या फिर न्यूट्रल एटम हो। यहाँ पर मास, तो मास नंबर हमारे पास कितना है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32, तो ये हमारे पास 32 हो गया, ठीक है। तो ये सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन
अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तो कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है ना, क्योंकि इसी से हो गया, ठीक है। तो क्या इसका कोई यूज़ है? तो देखिए यहाँ पर इसका यूज़ है। क्या यूज़ है? अगर आप गौर करिएगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारी जो स्पीसीज़ है वो क्या है, न्यूट्रल नहीं है। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल था, ठीक है, और ये न्यूट्रल नहीं है, मतलब इसके पास चार्ज होगा, और चार्ज को हम लोग यहाँ सिंबल पे शो करते हैं। यहाँ सिंबल में कोई चार्ज नहीं था, तो हमने तब माना था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास -2 का चार्ज आएगा, तो हम लोग इसको सिंबल में शो करेंगे, और -2 की जगह हम लोग 2- लिखते हैं, ठीक है। हमने देखा था क्लास 9 में जो एटम्स मॉलिक्यूल्स चैप्टर थे उसमें ये सब छोटी छोटी बातें हमने देखी थी, आप ध्यान रखिएगा। -2 चार्ज होता है, पर सिंबल में हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, 2- है ना, पहले नंबर लिखते हैं फिर साइन लिखते हैं, तो 2-, तो ये हो जाएगा इसका प्रॉपर सिंबल, ठीक है, S2-, और चाहे आयन हो फिर भी एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन्स का नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ प्लस है या माइनस है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण आएंगे, और ये 32 हमारा मास नंबर हो गया, ठीक है। तो द स्पीसीज इज नॉट न्यूट्रल, इट इज एन एनायन सिंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। अब बिफोर यूजिंग द नोटेशन, इस नोटेशन को यूज़ करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि स्पीसीज हमारी न्यूट्रल है, कैटायन है या एनायन है ना। अगर यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा होता तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाई रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। अगर रदरफोर्ड मॉडल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक नेगेटिव चार्ज, माइनस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमेगा, ठीक है, तो एक हमें ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो ये जब हमें मूव करेगा, ठीक है, तो ये क्या एक्सेलरेशन में होगा, वेक्टर क्वांटिटी है वो, ठीक है। तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, हर समय इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, चाहे हम लोग कांस्टेंट मान ले स्पीड तब भी, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक्सेलरेशन होगा तो ये एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, ठीक है। एक्सेलरेटेड पार्टिकल क्या करता है कि हमेशा एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन एमिट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। धीरे धीरे जब ये एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, तो ये धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा, तो ऐसे स्पाइरल फॉर्म में ये न्यूक्लियस में आके क्या करेगा, एक तरह से मिल जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, तो एटम पूरा कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये रेडिएशन एमिट करेगा, विल एमिट रेडिएशन, द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इसके मोशन के कारण, ठीक है। द ऑर्बिट विल कंटिन्यू टू श्रिंक एंड द इलेक्ट्रॉन विल स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, तो मोशन के कारण इसके पास एक्सेलरेशन होगा, चार्ज पार्टिकल है तो रेडिएशन एमिट करेगा, जिसके कारण ऑर्बिट क्या होगा, छोटा होते जाएगा, श्रिंक होते जाएगा, और अंत में वो स्पाइरल बना देगा, मतलब कोलैप्स कर देगा स्पाइरल में, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन विल स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, बट दिस डज नॉट हैपन, हमें पता है ऐसा होता नहीं है, एटम हमारा स्टेबल होता है। दस द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इसके बाद बोर्स मॉडल आया था जिसमें उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है, तो वो भी हमें देखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला है हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज एलिमेंट्स। तो फिर से हमारे पास क्वेश्चन है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, ये सब कुछ सिंपल क्वेश्चन है, कम मार्क्स में ये आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, हमारे पास 2 एलिमेंट दिए हैं, एक आयरन है ना, तो आप सिंबल ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक वैसे हमें 12th में पढ़ना है डिटेल में, पर फिर भी सिंबल याद रखिएगा, पूरा टेबल याद नहीं पर सिंबल्स याद रखिए, कोई भी अगर आपको पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट लिख दिया जाए तो आप बता सके उसका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आयरन हो गया, ठीक है, और हमारे पास क्या ऐसा है, स्ट्रोंशियम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 38 हो गया और ये हमारा 88 हो गया, ठीक है। तो यार सिंबल आप ध्यान रख सकते हैं, ये 26 हो गया और ये हमारे पास 56 हो गया, ठीक है। पूछा क्या है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने हैं, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। प्रोटॉन्स तो हमारा 26 हो गया, न्यूट्रॉन्स क्या हो गया, घटा देंगे 30 हो जाएगा, 30 + 26 56 मास नंबर। उसी तरह 38 से घटाएंगे तो पहले अगर हम लोग 8 घटाएं 80, फिर 30 तो 50, तो 50 हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स 38 एटॉमिक नंबर के बराबर और न्यूट्रॉन्स 50, यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन 26, यहाँ एन 30। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं पीछे, ठीक है। 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और उनका चार्ज, उनका मास, वो सब आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी हमारी कोर्स बुक है, तो उसके आप एक एक लाइन और हर क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर सब समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बीच में रुकिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं उसको, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, मार्क करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। फिर वापस रिवाइज करिएगा, समय के संग आपका कनेक्ट होगा, रिवीजन करिएगा, कोई और चैप्टर में आपको ध्यान आएगा वहाँ ऐसा पढ़ा था, फिर आप वापस वो रिवाइज करिएगा और कॉन्सेप्ट आपके खुलेंगे, अच्छा होगा, तो फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मोल ऑफ मीथेन CH4, तो 1 मोल में इसके 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 मॉलिक्यूल में पहले एटम निकालते हैं, ये 1। वैसे ये 1 रिप्रेजेंट करता है, जब हम लोग बैलेंस इक्वेशन में क्लास 10th में हमने देखा था, इसको आप 1 मोल भी ले सकते हैं, आप इसको 1 मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, कैसे भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। जब इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी बैलेंस्ड इक्वेशन में, वो हमने 10th में चैप्टर 1 में था, ठीक है। तो ये आज और 11th में भी था, 11th में भी जो चैप्टर 1 में था, शायद 10th नहीं, सॉरी 11th में ही था चैप्टर 1 में, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ना। तो ये पिछली चैप्टर था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 10th के चैप्टर 1 में भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। पर क्लास 11th में ये इन्फॉर्मेशन वाला था कि आप इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं, ठीक है। 22.4 लीटर या 22.7 लीटर भी कभी कभी दिया जाता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, बैलेंस्ड इक्वेशंस आप इन्फॉर्मेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर आप देखिए, तो 1 CH4, ठीक है, मतलब हम लोग इसको 1 मॉलिक्यूल मान के आगे बढ़ते हैं, तो एक मॉलिक्यूल में निकालते हैं। तो कार्बन के पास न्यूट्रल है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर, मतलब 6, तो ये 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे, हाइड्रोजन भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपके पास है कितना, तो 1 मोल है, तो 1 मोल कितना हो गया, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में 10 है, तो इतने मॉलिक्यूल में 10 से इंटू कर दीजिए, तो बस आपका क्या हो जाएगा, 10⁻24, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14, एज्यूम द मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना, ठीक है। तो हमारे पास दिया क्या है, तो पहले हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सब हम लोग को थोड़ा समय दे के धीरे धीरे बनाना होगा, ठीक है, वरना एक साथ हम लोग बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास है 7 मिलीग्राम ऑफ C14, आप समझ गए होंगे C14 C12 ये सब क्या है, कार्बन है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो 6 ही होगा, 14 मतलब मास नंबर अलग अलग है, तो ये आइसोटोप दिया हुआ है कार्बन का, ठीक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 14 को ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। C14, एज्यूम द मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 7 मिलीग्राम है, तो अब हम लोग इन्फॉर्मेशन जैसे हमने देखा था चैप्टर 1 में, तो हम लोग अब मोलर मास में भी इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कार्बन 14, ठीक है, वैसे यहाँ पर कोई केमिकल इक्वेशन है नहीं, पर हम लोग मास से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कार्बन 14 का मास कितना हो गया, 14 ग्राम, C12 का 12 ग्राम लेते हैं 1 मोल का, तो कार्बन 14 का 14 ग्राम लिए, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो 14 ग्राम है, ये तो हमारा 1 मोल का मास हो गया, ठीक है, तो 1 मोल का, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कार्बन 14 में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना है और मास कितना है। तो बहुत आराम से जाएंगे, एक साथ 2-3 स्टेप करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, डीमोटिवेट होंगे, तो फिर छोड़ने का मन करेगा कि अब नहीं करेंगे, अब कुछ और इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं या हम लोग कुछ और बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही हमें पेशेंस रखना चाहिए ये सब क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालना है और हमें न्यूट्रॉन्स का मास निकालना है, ठीक है। तो C14 हमारे पास है 14 ग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन C14, एक एटम का देख लेते हैं, एक एटम में यहाँ पर 6 है,
14 है, ठीक है। तो n प्लस पी, पी की वैल्यू हमारी 6 है, तो n प्लस 6 इक्वल टू 14, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। एक 8 हो गया, ठीक है। अब ये एक एटम में है और ये 1 मोल का मास है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 मोल में कितने एटम्स होंगे हमारे, मतलब कितने न्यूट्रॉन्स होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 एटम ऑफ C14, आराम से हम लोग क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड नॉर्मल देखते हैं। वैसे हमने चैप्टर 1 में एक डायमेंशन एनालिसिस का मेथड भी देखा था जिसमें यूनिट फैक्टर बनाते हैं, पर वो स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसलिए क्योंकि इसकी आदत हमें है तो हम लोग इसी से आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 एटम ऑफ C14 कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो 8 न्यूट्रॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स, ओके। अब यहाँ पर 1 मोल चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर मास ले लेंगे और मास से हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ C14, ये हमारी जगह 8 इंटू 6.022, इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो एक मोल में, ठीक है, कि 1 मोल में इतना हो जाएगा, 1 मोल C14 में इतने न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इसका मास कितना है, 14 ग्राम, तो हम कह सकते हैं 14 ग्राम ऑफ C14, ठीक है, लिख सकते हैं। तो मैं एग्जाम के लिए नहीं लिख रहा हूँ, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम के लिए आप लैंग्वेज क्या लिखना है आप डिस्कस कर सकते हैं टीचर्स के संग, और आप देख सकते हैं कैसे लिखना है। तो ये हो गया 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो 14 ग्राम में इतने न्यूट्रॉन्स हैं, तो बस 7 मिलीग्राम में कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 1, अब मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, 1 ग्राम में देखेंगे तो 1 ग्राम में डिवाइडेड बाय 14 और 7 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम मतलब कितना होता है, 7 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, तो यहाँ भी आप इंटू कर दीजिए, 7 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम हो गया, तो यहाँ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स है ना, RHS में हम लोग न्यूट्रॉन्स लेके चल रहे हैं, इधर ग्राम, तो न्यूमेरिकल वही होगा पर यहाँ पर न्यूट्रॉन्स आ जाएगा ना, मैग्नीट्यूड आपका यहाँ हो गया, ठीक है। बस इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2.41 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूटन, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये ऐसा होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग इतना सॉल्व किए हमें लगा लास्ट में ये आंसर आया तो यही आंसर है, अब अगला क्वेश्चन देखो, लेकिन एक्चुअली हमें ये फाइंड करना ही नहीं था न्यूट्रॉन, मतलब ये करना था पर एक्चुअल आंसर नहीं था। एक्चुअली हमें यही फाइंड नहीं करना था, सिर्फ हमें इसका मास करना था। तो एक स्टेप और है हमारे पास, हमें मास कैलकुलेट करना है, इसलिए हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर हो गया, ठीक है, नंबर हो गया, ये तो करना ही था, पर मास भी करना था हमें, ठीक है। तो कई बार हम लोग जल्दबाजी में इतना कर लिए बस हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा हो जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो मास के लिए भी बहुत आसान है, अब मास फाइंड करना है। देखिए इतना न्यूट्रॉन्स है, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, तो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 पॉइंट, यहीं पर देख लेते हैं, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.675 इंटू 10 टू पावर -27 kg। तो इतने न्यूट्रॉन्स का मास कितना होगा, इसको इससे गुना कर देंगे, तो बस इसको इंटू कर देंगे, 2.41 इंटू 10 टू द पावर 21 ग्राम में है ना, अच्छा केजी में है, केजी में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 4.03 इंटू 10 टू द पावर -6 kg, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। थोड़ी बातें कर लेते हैं इससे पहले। देखिए जो हमारे पास वेव्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कोर कॉन्सेप्ट है आपका फिजिक्स का, ठीक है। तो आपको क्लास 11th में, मतलब 11th में फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर हमारे पास है वेव्स, ठीक है। तो वो वेव्स हमें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, मतलब आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो ये वेव्स कोर कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। दूसरी बात, जब आप 12th में जाइएगा तो 12th में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में ही आपका लगभग पूरा है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपका ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स वगैरह आते हैं, पर फर्स्ट पार्ट पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है। उसमें जब आपके वेव्स आएंगे
ठीक है। अल्टरनेटिव करंट वगैरह में जब आपके वेव्स वगैरह आएंगे तो उनमें जो स्मॉल टर्म्स है उनमें कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। चेंज ऑफ फेज, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो उसके लिए आप क्लास 11th में वेव्स का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करिएगा, ठीक है। तो 12th में आपको बहुत मदद मिलेगी उससे, ठीक है। दूसरी बात, क्लास 12th में ही एक चैप्टर आता है पार्ट 1 में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन उनको कैसे हम लोग शो करते हैं, तो क्योंकि वो वेव्स हैं तो क्लास 11th में जब आप वेव्स पढ़िएगा तो आप बेसिक बातें वेव्स के बारे में जानिएगा, ठीक है। उनकी टर्मिनोलॉजीज और भी छोटी छोटी बातें, इक्वेशन वगैरह, तो वहाँ भी बहुत यूज़ आएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको आप बस थ्योरी की तरह एक बार देख सकते हैं, वरना यह फिजिक्स का कोर कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। 11th में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 12th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 11th में आप थ्योरी में देख सकते हैं, NCERT में आपको समझाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये सब, ठीक है। लेकिन आप उसको अभी छोड़ सकते हैं, बस रीडिंग कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कहीं से देखें या फिर आप अपने स्कूल में क्लास में करें तो ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने इसको लीव किया है, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव अंडर एक्सेलरेशन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। अभी हमने देखा था रदरफोर्ड मॉडल कोलैप्स क्यों किया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेडिएशन एमिट करते हैं, वो चार्ज पार्टिकल वो एक्सेलरेशन में था, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है स्पीड के चेंज होने से, लेकिन अगर स्पीड, क्योंकि स्पीड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, आप फिजिक्स में स्टार्टिंग में हमें पढ़ना है वेक्टर स्केलर, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जब मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड है, तो स्पीड के कारण तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है सर्कल में, है ना। उसका जो हमारे पास टेंजेंट है वहाँ पर डायरेक्शन होता है, वो हर समय चेंज कर रहा है। तो अगर वेक्टर में डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, हमारा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एक्सेलरेशन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है, वेव ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे प्लेन में, एक ऐसे प्लेन में, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो बस मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, तो आप उसको बस देख सकते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड, ठीक है। दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो वेव्स के रूप में ये ट्रांसमिट होती हैं, एंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एमिट करता है, जैसे कोलैप्स में हमने देखा था, ठीक। एग्जाम्पल के लिए लाइट के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अगला है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नेम इट्स डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। तो जो रेडिएशन होता है वो लाइट के रूप में भी होता है, इंफ्रारेड रेज के रूप में भी होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये बेसिक होता है कैरेक्टरिस्टिक वेव्स का, एक एम्पलीट्यूड होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ रिलेटेड होता है, इससे क्वेश्चंस भी हैं, पर फिजिक्स में आपको थोड़ा अच्छे से इसको स्टडी करना है। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, और उन सबको हम लोग देखें कि किसकी वेवलेंथ कितनी है, फिर किसकी है, फिर किसकी है, फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, एक ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, बनाते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है। जैसे गामा रेज होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे अलग होती है, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, तो गामा रेज होता है, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल रीजन, फिर आईआर को इंफ्रारेड रेज बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि जब छोटे से पढ़ने से बाल्मर सीरीज है ना, और क्वेश्चंस में हमने जो एक प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस करें उससे मेंस में भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, बाल्मर सीरीज़ है, पास्कल सीरीज़ है, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज़ है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट रीजन्स होते हैं हमारे, विजिबल रीजन, आईआर रीजन, यूवी रीजन, ठीक है। तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स लाइक गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रीजन, आईआर, ठीक है। और माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स में एक आपका एफएम आता है, फिर एएम आता है, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स आता है, तो ये सब कुछ आप बस इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 4 पूरी की। अगली क्लास नंबर 5 में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, और धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री 11.2 मतलब क्लास 11 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे बढ़ेंगे। एक बार हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लास नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक किया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एटॉमिक नंबर हमारा 35 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35, ठीक है। मास नंबर 80 है,
तो न्यूट्रॉन्स हमारा कितना हो जाएगा, तो मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 80, प्रोटॉन की वैल्यू 35, तो न्यूट्रॉन 80 माइनस 35 दैट इज़ 45। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्पीसीज़ है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, रेडिकल्स, इन सबको स्पीसीज़ बोलते हैं, ये हमारा न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है। तो अगर ये न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 35 है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारा 35 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स 35, प्रोटॉन 35 और न्यूट्रॉन 45। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का है। तो यहाँ पर आप देखिए रेस्पेक्टिवली है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 18 हो गया, प्रोटॉन्स कितना हो गया, 16 हो गया, और हमारे पास न्यूट्रॉन कितना हो गया, तो वो भी हमारा 16 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इतना, प्रोटॉन इतना, न्यूट्रॉन इतना। तो यहाँ पर हम लोग Z, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो X, A और Z की वैल्यू चाहिए। तो Z हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, और 16 से ही सल्फ़र हमें पता चल गया, तो X हमारा क्या हो जाएगा, सल्फ़र हो जाएगा। फिर एटॉमिक नंबर हम लोग देखेंगे AN+P, तो वहाँ पर हमारा P 16 है, तो N हो जाएगा 32। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, तो ये न्यूट्रल नहीं है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से तो ये एनायन है, प्रोटॉन ज़्यादा होता है तो कैटायन होता है, 2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 2- का चार्ज आ जाएगा, तो S2- ये सल्फाइड होता है हमारा S2-, यहाँ पर S2- 16 और 32 सल्फाइड आयन। नोट में देखते हैं, बिफोर यूजिंग द नोटेशन XAZ फाइंड आउट वेदर द स्पीसीज इज़ अ न्यूट्रल एटम, अ कैटायन और एन एनायन। तो आयन हमारा कैटायन होता है अगर प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन हो, एनायन होता है अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन हो। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P होता है, Z एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A-Z होता है, चाहे स्पीसीज न्यूट्रल हो या आयन, ये हमेशा वैलिड होता है। तो हम लोग देखते हैं, वाई रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड emit electromagnetic radiation, therefore an electron in an orbit will emit radiation, the energy carried by radiation comes from electronic motion। तो मोशन के कारण उसके पास एक्सेलरेशन होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट मान लेते हैं फिर भी डायरेक्शन तो चेंज हो गई होगा, मतलब एक्सेलरेशन तो हो गई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो चार्ज पार्टिकल्स है तो वो रेडिएशन को एमिट करेगा। द ऑर्बिट विल कंटिन्यू टू श्रिंक, जो ऑर्बिट हमारा है वो श्रिंक होते जाएगा, एंड द इलेक्ट्रॉन विल स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो स्पाइरल कर जाएगा न्यूक्लियस में। पर ऐसा होता नहीं है, कोलैप्स नहीं होता है हमारा एटम। तो दस द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अगला है, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन आयरन एंड स्ट्रोंशियम। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे किए हुए हम। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो 1 मोल ऑफ मीथेन, तो पहले 1 मॉलिक्यूल देखते हैं हम लोग। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 फ्रॉम कार्बन, 1 फ्रॉम ईच हाइड्रोजन, वी हैव 4 हाइड्रोजन, सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4, सो 6 + 4 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल, अब हम लोग 1 मोल देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, तो इन 1 मोल ऑफ मीथेन है। तो एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 में कितने हो जाएंगे, इंटू 10 कर देंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अगला है फाइंड ए द टोटल नंबर, और दूसरा द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 mg ऑफ C14। ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो बहुत ही पेशेंस के संग और धीरे धीरे हमें इसे सॉल्व करना है। मास दिया हुआ है एक न्यूट्रॉन का, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, पहले एक एटम में निकालते हैं न्यूट्रॉन्स। तो एक एटम C14 में 8 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, हमारा C है, ये A है, तो जैसे अभी हमने पहले किया था। उसके बाद एक मोल में कितना हो जाएगा, तो एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, एक एटम में 8, तो इतने एटम में इंटू 8। अब 1 मोल 14 ग्राम होता है, तो 14 ग्राम में इतने न्यूट्रॉन्स, यूनिटरी मेथड से 1 ग्राम में इतना डिवाइडेड बाय 14, तो इतने ग्राम में इंटू 7 इंटू 10⁻⁻3, तो हमारा हो जाएगा 2.41 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब टोटल मास, तो एक न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, 1.675 इंटू 10⁻27 kg, तो टोटल मास क्या हो जाएगा 4.03 इंटू 10⁻6 kg, जो हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों देखना है, कई बार हम लोग एक इतना कैलकुलेट कर देते हैं, हम लोग सोच चलो अब इतना कर लिया, अब यही आंसर है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार कुछ और भी होता है, कॉन्सेप्ट आगे भी हमें करना पड़ता है, तो हम लोग को थोड़ा पेशेंस और धीरे धीरे आगे बढ़ना है।
अगला है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये मैंने वही एक ग्राफ बना दिया, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये एक प्लेन में और ये आपका दूसरा प्लेन में, इसको आप बस देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऐसे मानी गई है, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको थोड़ा अच्छे से इसको एनालाइज करना है और पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of waves called electromagnetic waves or electromagnetic radiations, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एग्जांपल लाइट हो गया, ठीक है, और भी हमारे पास वेव्स होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नेम इट्स डिफरेंट रीजन्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें बताना है क्या होता है और इसके डिफरेंट रीजन्स भी हमें बताने हैं। There are many types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength of frequency. कई सारे रेडिएशंस होते हैं, जैसे एक लाइट होता है, गामा रेज होते हैं, एक्स रेज होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, यूआर होता है, यूवी होता है, आईआर होता है, ठीक है। तो there are many types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength or frequency. These constitute the electromagnetic radiations, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम होता है इसमें। जैसे पहला क्या है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रीजन, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स में एफएम, एएम, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो अगली क्लास हमारी 5 है, उसमें हम लोग गिव अ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इससे शुरू करेंगे। और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक ये थोड़ा हमारा आगे गए, हमें क्लास में या फिर फिज़िक्स में इसको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा डेप्थ में। पर अभी अगर हम लोग थोड़ा करके आगे बढ़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम लोग का जो मेन होगा वो हमारा होगा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ, नोट्स वगैरह, जो क्वांटम मॉडल हम लोग देखेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें, ठीक। तो हम लोग एक बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि 11th 12th केमिस्ट्री कनेक्टेड है, अच्छे से हमें इनको देखना है। चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे केमिस्ट्री 11th पार्ट 2 मतलब चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में आगे बढ़ेंगे।